वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। हमने पार्ट 1 में देखा था कि हमारी टाइप्स ऑफ मसल कौन सी होती हैं, जिसमें था हमारा स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। उसके बाद हमने थोड़ा मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था कि हमारी मसल्स कैसे काम करती हैं। तो उन सब के बाद अब हम आगे चलते हैं, हमारी मसल को फर्दर हम देखते हैं कि हमारी मसल में क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम हमारी मसल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। तो पहले से हमारी मसल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी होता है किसी भी मसल की एबिलिटी, जब हम उसको स्ट्रेच करें, स्ट्रेच होना, उसको स्ट्रेच करेंगे तो वो स्ट्रेच होगी। तो किसी भी मसल की वो एबिलिटी जिसमें जो स्ट्रेच हो, उसके इस कैरेक्टरिस्टिक्स को बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। जैसे कि आप रबर बैंड को खींचते हो, स्ट्रेच हो जाता है, तो वो एक उसका कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि वो हमारा एक्सटेंसिबल है। अब सेकंड इसकी कैरेक्टरिस्टिक है इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी में आप लोग कंफ्यूज मत होना। एक्सटेंसिबिलिटी थी कि हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बस यहाँ तक। और इलास्टिसिटी क्या है कि हम उसको जब स्ट्रेच करके छोड़ देंगे तो वापस अपनी जो उसकी लेंथ है वो वापस उसी पे आ जाएगी। इसका प्राइम एग्जांपल जो मैंने अभी आपको बताया था कि रबर बैंड उसका प्राइम एग्जांपल है। जब हम उसको खींचते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो वापस अपनी लेंथ पे आ जाता है। और कोई चीज़, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताऊं, मुझे दिख रहा है कि चार्जर की वायर है, मैं दिखा देता हूं एक बार। ये चार्जर की वायर है, बहुत कम लोड लगाएंगे तो ये एक्सटेंसिबल नहीं है। जब हम इसको थोड़ा ज़्यादा फोर्स से खींचेंगे तो ये स्ट्रेच हो जाएगी, यानी कि एक्सटेंसिबल तो है पर ये वापस अपनी शेप पे नहीं आ पाएगी, यानी कि ये इलास्टिक नहीं है, इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। ये फ़र्क होता है हमारी एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी में। तो अब देखते हैं हमारा थर्ड है हमारा इरिटेबिलिटी या एक्साइटेबिलिटी। इसमें आप समझो कि हमारी मसल की एबिलिटी है कि जब भी हमें कोई नर्व सिग्नल करेगी, जब भी हमें उसको कोई सिग्नल मिलेगा, कोई नर्व सिग्नल देगी, तो वो स्टिमुलेट हो जाएगी। स्टिमुलेट में क्या हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, वो रिलैक्स हो जाए, ये सब उसकी स्टिमुलेट होने के प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो स्टिमुलेट हो जाएगी। ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, एक इरिटेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी। अब नेक्स्ट है हमारी कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी कि जब हम उसको, जब वो स्टिमुलेट हो तो वो जो फोर्स जनरेट कर पाए उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। यानी कि वो टेंशन जनरेट कर पाती है जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, जब भी उसको स्टिमुलस मिलता है। तो ये हमारे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हमारी मसल के। कौन से? हमारा एक्सटेंसिबिलिटी हमारा क्या था कि हमारी मसल स्ट्रेच हो सकती है, वो वापस आए ना आए वो वहाँ तक नहीं था, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं था। वो पार्ट आएगा इलास्टिसिटी में कि हमने उसको स्ट्रेच भी कर दिया, जब उसको बाद वापस उसको छोड़ दिया गया तो वो अपनी लेंथ को वापस आ गई। नेक्स्ट था हमारा एक्साइटेबिलिटी या इरिटेबिलिटी, कि जब भी हमें उसको बाहर से कोई सिग्नल मिलेगा तो वो स्टिमुलेट हो जाएगी। और लास्ट है कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कि जब भी उसको सिग्नल मिलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और फोर्स या पावर जनरेट कर पाएगी। ये थे हमारे मसल के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मूव करते हैं हमारे मसल के एक्शंस में। इसको आप एग्जाम्पल से देख रहे हो, इसमें एक कोई आदमी या औरत बाइसेप कर्ल्स कर रहे हैं। तो वो मूवमेंट जब हमारा वेट ऊपर आ रहा होता है, जब हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, हमारी मसल छोटी हो रही होती है, उसको बोलते हैं हम कंसेंट्रिक फेज। कौन सा? कंसेंट्रिक फेज। और जब हम वेट को लोअर डाउन कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जब हमारी मसल थोड़ी सी लेंथन हो रही होती है, उसको बोलते हैं हम असेंट्रिक फेज। जब ऊपर आ रहे होते हैं वो तो हमारा हो गया कंसेंट्रिक, जब हम नीचे जा रहे हैं तो वो हो गया हमारा असेंट्रिक। तो दोनों में टेंशन जनरेट होगी। अब इसके साथ एक और है, वो है हमारा आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक क्या है कि जब हमारी मसल की लेंथ ना तो बढ़ रही हो ना घट रही हो, यानी कि वो चेंज नहीं हो रही हो। आइसो का मतलब होता है इक्वल, कि इक्वल है, ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, दोनों इक्वल रह रही है, आपकी मसल की लेंथ इक्वल रह रही है। तो उस टाइम जो टेंशन जनरेट होती है वो एक्शन को बोलते हैं हम आइसोमेट्रिक एक्शन। तो ये हमारे मसल के एक्शंस हो गए।
अब हम चलते हैं हमारी मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। ये आपको स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगे, पर बने रहिएगा, मैं पक्का ये आपको बताता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझ जाओगे। थोड़ी सी पेशेंस रखिएगा। तो चलते हैं मसल के स्ट्रक्चर के बारे में। आप देख पा रहे होगे आपको मसल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये आपकी बोन है, बोन से ये आपका टेंडन अटैच होता है और उसके बाद आपकी मसल स्टार्ट होती है। जो आपकी मसल आती है सबसे बाहर एक लेयरिंग होती है, उसको एक मेम्ब्रेन कनेक्टिव टिश्यू जिसको बोलते हैं हम एपीमाइसियम। एपीमाइसियम। और उसके आपकी मसल के अंदर बहुत सारे मसल फेसिकल्स होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये आपको दिख रहा होगा ना, ये एक फेसिकल है, एक फेसिकल है, उन्होंने बाहर आउटलाइनिंग के लिए दिखा दिया। एक ये फेसिकल है, एक ये फेसिकल है, एक ये फेसिकल है। ऐसे ही बहुत सारे फेसिकल्स बन के एक मसल बनती है। और जो मसल फेसिकल, जो अपनी फेसिकल है, इसको जो लेयर कवर करती है, इसको जो लेयर कवर करती है, जैसे ऊपर क्या थी हमारी एपीमाइसियम, इसकी जो लेयर आउटर लेयर है उसको बोलते हैं पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। अभी रुक जाना, आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ये कंफ्यूज मत हो जाना, एक बार सुन लो बस। इसको बोलते हैं हम अपना पेरीमाइसियम। अब इसमें फेसिकल्स बनते हैं बहुत सारे छोटे, जैसे हमारी मसल बनी थी फेसिकल से, ऐसे ही फेसिकल्स के अंदर होते हैं हमारे छोटे छोटे मसल फाइबर्स, जिसको हम मसल सेल्स भी बोलते हैं, मसल फाइबर्स भी बोलते हैं। तो जो ये मसल फाइबर होते हैं, इन मसल फाइबर के जो अराउंड होती है उस लेयर को बोलते हैं हम एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम। तो हमारे पास तीन होगी, सबसे बाहर होगी हमारी एपीमाइसियम, उसके बाद होगी हमारी पेरीमाइसियम, उसके बाद होगी हमारी एंडोमाइसियम। आप इनको लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, ये हमारी बायोलॉजी में बहुत जगह यूज़ है। इनका एक और एग्जांपल आप समझ सकते हो, हमारी हार्ट की वॉल्स में भी इस एग्जांपल को ऐसे ही ट्रीट करते हैं। इसका एपी का मतलब होता है सबसे बाहर, और माइसियम का मतलब होता है कनेक्टिव टिश्यू जो हमारी सराउंड कर रहा है मसल को। तो एपीमाइसियम, एपी सबसे बाहर और माइसियम हमारी कनेक्टिव टिश्यू अराउंड हमारी मसल। ऐसे ही पेरी, ये बीच में सेंटर में हो गया, सराउंडिंग में, ये हो गया पेरी, ये हो गया बीच में। और एंडो का मतलब होता है सबसे अंदर या सबसे इनर, एंडोमाइसियम। हमारी हार्ट की वॉल्स में भी ये एक इस चीज़ को यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं हम एपिकार्डियम, पेरिकार्डियम और एंडोकार्डियम। हमारी स्किन पे भी आपको पता होगा तो एपिडर्मिस बोलते हैं, ऐसे ही उसके अंदर फिर लेयर होती हैं। तो आप इसको आसानी से ऐसे याद कर सकते हो, एपी का मतलब आउटर और एंडो का मतलब सबसे इनर। दो तो याद हो गए, और तीसरा जो आपका बच गया, जो सेंटर में जो आपकी मसल फेसिकल्स को सराउंड करेगा, उसको हम बोलेंगे हमारा पेरी। तो एपी, पेरी, एंडो, ये इसका बहुत आसान तरीका है। आप एक बार और वीडियो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमारा फेसिकल क्या था कि हमारा बंच ऑफ मसल फाइबर्स को हम बोलते हैं एक फेसिकल। और जब हमारा बंच ऑफ फेसिकल्स हमारी बनाता है एक मसल को, तो एक मसल जो हमारी फेसिकल के अंदर छोटे छोटे बहुत मसल फाइबर्स होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। अब मसल फाइबर्स, जैसे हमने स्टिमुलेट की बात कर ली, स्टिमुलेट कैसे होंगे? स्टिमुलेट करेंगी हमारी मोटर यूनिट्स। हमने सुना है ना कि मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट, मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट। अब होता क्या है कि हमारी जो मसल फाइबर्स होते हैं, ये आपके सामने मसल फाइबर्स है, जो हमारी मसल फेसिकल का पार्ट है, वो अटैच होती हैं हमारी न्यूरॉन से। अब क्या होता है कि हमारा दिमाग है, जो हमारा नर्वस सिस्टम, वो डायरेक्ट हमारे मसल फाइबर को कैसे कंट्रोल करे? वो नहीं करता, वो रिक्रूट करता है कुछ न्यूरॉन्स को। वो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे मसल फाइबर से अटैच। मान के चलो एक न्यूरॉन है, वो एक से भी अटैच हो सकता है, और क्या पता 100 मसल फाइबर से भी अटैच हो। तो वो पूरी एक यूनिट, वो हमारा मोटर न्यूरॉन, और जो हमारे उसके साथ अटैच फाइबर्स हैं, जो हमारे मसल फाइबर्स है, उस पूरी एक यूनिट को बोलते हैं हम मोटर यूनिट। आप इसमें एग्जांपल देख पा रहे होगे, ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। इससे ये अगर आपको कलर विजिबल अलग अलग आ रहा है, तो एक तो ब्लू कलर है और एक ये हमारा वायलेट काइंड ऑफ कलर, वायलेट या पिंक जो भी बोलो, ये ब्लू आ रहा है यहाँ से। ये आपका कुछ इन मसल्स फाइबर्स को इनके साथ अटैच हो गया। जो दूसरा है मोटर यूनिट 2, वो कुछ अलग से अटैच होगी।
आपको ये चीज़ होगी ना कि तो हमारा एक जो मोटर यूनिट के अंदर सिर्फ कुछ फाइबर्स भी हो सकते हैं एंड इवन 100 ऑफ फाइबर भी हो सकते हैं। और जितने ज़्यादा हम मोटर यूनिट रिक्रूट कर पाएंगे, जितने ज़्यादा हम मोटर यूनिट मसल फाइबर्स को यूज़ कर पाएंगे, एक्टिव कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा हम फोर्स प्रोडक्शन कर पाएंगे। जितने ज़्यादा कम होंगे उतनी ही कम फोर्स प्रोडक्शन होगी। तो मोर द मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट द मोर द फोर्स जो हम जनरेट कर पाएंगे। मोटर यूनिट के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हम मसल फाइबर को और करीब से देखेंगे और ये जानेंगे कि मसल फाइबर में क्या क्या होता है। और आने वाले लेक्चर्स में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। जब आने वाले टॉपिक में स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ाई जाएगी या समझाई जाएगी तो तब ये चीज़ बहुत काम आएगी। तो अब देखते हैं कि हमने पहले देखा था कि ये हमारा मसल फाइबर है एक। अब देखते हैं कि इस मसल फाइबर के अंदर क्या क्या होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा मसल फाइबर। आप देख रहे होगे अब यहाँ पे हमारे पास मसल फाइबर के वहाँ पे कौन सी लेयर से अब सराउंड कर रहे थे, आपने देखा होगा एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडो का मतलब सबसे अंदर वाली। तो हर मसल फाइबर को ये हमारी एंडोमाइसियम लेयर की कवरिंग होती है जो कि हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। अब एक लेयर होती है इस एंडोमाइसियम के अंदर, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह एक्ट करती है। और इसका मेन काम होता है कि जो भी सिग्नल आए, जो भी स्टिमुलेट हो, तो ये उस सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करे। लेकिन ये बाहर है, सराउंडिंग में है। तो अब सराउंडिंग में तो है, तो लेकिन हमारे मसल फाइबर, मसल जो मायोफाइब्रिल्स हैं, ये छोटे छोटे, एक मसल फाइबर बहुत सारे मायोफाइब्रिल से बनता है, ये अभी मैं बताऊंगा। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे मायोफाइब्रिल हैं। अब इनको कैसे वो एक्टिवेट करें, तो उस टाइम काम आते हैं हमारे टी ट्यूब्यूल्स, जिनको बोलते हैं ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। अब इसको ये देखो, आप अगर वायलेट देख पा रहे होगे, ये ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स इनको बोलते हैं। ये देखो लिखा है टी ट्यूब्यूल्स। अब ये क्या काम करते हैं कि जो बाहर वाले थे ये सारे में सिग्नल ट्रांसमिट हो गया सार्कोलेमा से। जो हमारे ये अंदर हैं, जो ट्रांसवर्स हैं, जो हमारे बिल्कुल डीप है, उनमें सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे हमारे टी ट्यूब्यूल्स। आप इसको ये समझ सकते हो, ये आपके शहर की मेन सड़क है। आप जैसे कोई भी हाईवे है, तो हाईवे से तो आप बाहर बाईपास चले जाओगे। आपको जाना है किसी भी कॉलोनी में, मान के चलो आजकल तो बाईपास निकल गया, तो शहर के अंदर जाना है, तो शहर के अंदर बाईपास से जो कनेक्टिव रोड है वो ये रोड है आपके टी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और अब क्या है, ये टी ट्यूब्यूल्स आपके शहर के अंदर के कनेक्टिव रोड हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा सार्कोप्लाज्म। अब यहाँ पे एक जेल टाइप स्ट्रक्चर भी जेल टाइप होता है साइटोप्लाज्म, जिसको हम सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। सार्कोप्लाज्म में क्या क्या होता है, सार्कोप्लाज्म में होती है हमारी स्टोर्ड ग्लाइकोजन और उसके साथ होता है हमारा मायोग्लोबिन। अब स्टोर्ड ग्लाइकोजन, आपने सुना होगा कि हमारी मसल्स में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, तो ये वही जगह है इस साइटोप्लाज्म में, इस सार्कोप्लाज्म में हमारा जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर होता है। और ये हमारी बॉडी का अराउंड 75%, जो कि नियरली बनता है अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन, अराउंड 400, वो इतना स्टोर करते हैं। बाकी जो थोड़ा बचा होता है वो आपके लीवर में भी स्टोर होता है, वो आगे फर्दर टॉपिक्स आएंगे तब डिस्कस करेंगे। तो अराउंड 400 ग्राम्स आपका ग्लाइकोजन यहाँ पे स्टोर होता है। अच्छा, एक फन फैक्ट और बताता हूँ। जो यहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोर होता है, अगर मान के चलो यहाँ पे 1 ग्राम ग्लाइकोजन स्टोर है ना, तो नियरली 3 ग्राम्स ऑफ वाटर होल्ड करता है अपने साथ, नियरली 3 ग्राम्स। और हमारे पास स्टोर कितना है, अराउंड 400 ग्राम्स ऑफ ग्लाइकोजन हमारे पास यहाँ पे स्टोर्ड होता है। तो हमारे पास सार्कोप्लाज्म में क्या क्या हो गया, हमारे पास ग्लाइकोजन हो गया, इसके साथ साथ हमारे पास होता है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन का क्या काम है, वो ऑक्सीजन को स्टोर करता है और ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया को डिलीवर भी करता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात आ गई ना, तो अब वो आपको मैं बता देता हूँ क्या होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मायोग्लोबिन डिलीवर करता है। तो अब उसके बाद पहले माइटोकॉन्ड्रिया देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को आपको पता भी होगा कि ऐसा बोला जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जी हाँ, यहाँ भी ये पावर हाउस ऑफ द सेल ही है। यहाँ पे भी ये एटीपी जनरेट करता है, जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्शंस में बहुत
ज़रूरी होती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर पाती हैं। और हम धीरे धीरे जब एक्सरसाइज करते हैं तो हम अपने माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर्स को भी बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारे मेटाबॉलिक एफिशिएंसी भी बढ़ती है, यानी कि हम लंबे टाइम तक बिना फटीग के वर्कआउट कर पाते हैं और रिकवरी भी हमारे लिए ईजी हो जाती है। तो ये हो गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक चीज़ आप बीच में हम छोड़ गए, वो है हमारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये है हमारा, ये ब्लू से आपको अगर विजिबल हैं, ये सारा ब्लू, ये हमारा सारा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें इसका क्या काम है? ये इसका काम है हमारा जो कैल्शियम आयंस हैं उनको स्टोर करना, उनको डिलीवर करना और उनको रीएब्जॉर्ब करना। जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन, आगे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ समझ आएगी ज़्यादा अच्छे से। अब आपको मैं बेसिक्स ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ। तो इनका काम है कैल्शियम आयंस को काइंड ऑफ कंट्रोल करना, जिसे स्टोर भी करते हैं, रिलीज भी करते हैं और वापस रीएब्जॉर्ब भी करते हैं। तो ये हमारे डायरेक्ट टी ट्यूब्यूल्स के कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। तो जब भी कोई सिग्नल आता है, मान के चलो कि कोई सिग्नल आया पहले सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा से वो सिग्नल डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे इसमें टी ट्यूब्यूल्स में, ये टी ट्यूब्यूल से हमारे अटैच हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो जब सिग्नल इनके पास आता है तब ये हमारे कैल्शियम आयंस को रिलीज करते हैं। तो ये इनका काम है। अब आता है हमारा मल्टीपल न्यूक्लियाई। हमने ये चीज़ पहले भी देखा था कि हमारे सेल्स, हमारे मसल फाइबर्स में मल्टीपल न्यूक्लियाई होती हैं। इस डायग्राम में वो विजिबल नहीं है। मल्टीपल न्यूक्लियाई मैं वैसे बता देता हूँ आपको कहाँ होते हैं। वो ऑन द सरफेस होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सार्कोलेमा के बगल में, यहाँ पे सरफेस पे होते हैं, वो अंदर नहीं होते कहीं पे भी, यहाँ पे सरफेस पे होते हैं मल्टीपल न्यूक्लियाई। अब मल्टीपल न्यूक्लियाई क्यों होते हैं? अब क्या है कि हमारे मसल फाइबर की लेंथ इवन 30 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है। बहुत 30 सेंटीमीटर इज लाइक 1 फीट, तो इतनी लंबी हो सकती है। अब सिंगल न्यूक्लियाई के लिए मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट होगा, वो उसको मैनेज नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पे जो मल्टीपल न्यूक्लियाई होगा तो वो उसका बेनिफिट है कि वो अच्छे से उसको मैनेज कर पाएगा। और हर न्यूक्लियाई का एक स्पेसिफिक एरिया होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जिसको वो कंट्रोल करता है, जिसमें वो अपनी प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करता है। इसको आप ऐसे समझो, आपके शहर में जगह जगह पे छोटे छोटे थाने होते हैं। कोई एक थाना, कोई पुलिस स्टेशन कह लो, थाना तो पता नहीं समझोगे नहीं, पुलिस स्टेशन की बात कर रहा हूँ। अलग अलग पुलिस स्टेशन होते हैं। एक स्टेशन का काम है कुछ एरिया को रेगुलेट करना, दूसरे स्टेशन का काम है कुछ एरिया को रेगुलेट करना। ओवरऑल कलेक्टिवली पूरे शहर को वो रेगुलेट करते हैं, पूरे शहर को वो अंडर कंट्रोल रखते हैं। ऐसे ही मल्टीपल न्यूक्लियाई इस चीज़ पे काम करते हैं कि अलग अलग न्यूक्लियाई होते हो, अलग अलग रीजन्स पे अपने प्रोटीन सिंथेसिस को रेगुलेट करते हैं। और जब आप इंटेंसिव ट्रेनिंग करते हो, जब आप एक्सरसाइज करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जब फटीग होता है तो आपकी मसल को रिकवर होना है तो आपके पास ज़्यादा जल्दी रिकवर होना है। तो वो कैसे होगी? अगर सिंगल न्यूक्लियाई होगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वहाँ पे मल्टीपल न्यूक्लियाई का बहुत बड़ा रोल है, वो वहाँ पे बहुत जल्दी उसको रिकवर करने में हमारी हेल्प करती है। ये है हमारे मल्टीपल न्यूक्लियाई का काम। अब है लास्ट, जो हमारा है मायोफाइब्रिल, जो आप देख पा रहे होगे कि एक आपको बाहर रेड सी ये दिखा दी, ये है हमारा मायोफाइब्रिल। अब मायोफाइब्रिल को आप, बहुत सारे मायोफाइब्रिल से एक मसल फाइबर बनता है, ये तो आप समझ ही गए होगे। और इसमें जो भी इसके साइड में जो भी चीज़ें थी वो आपने देख ली। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ आया होगा। अब हमारा बचता है मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल को हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन अपना पुट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ। तो बाय बाय, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी। और डू फॉलो फॉर मोर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।